कवर अप करने में ना टाइम बहुत ही कम लग रहा था, रिवीजन मेरा फास्ट हो रहा हाँ, था, हाँ। तो इससे ये मेरा फ़ायदा रहा। ठीक है। तो कॉलेज गोइंग है ना, उनके लिए ऐसा है कि जैसे उनको टाइम मिले ऐसा कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि मैं पर डे 2 आवर्स पढ़ूँगा, ठीक है? और वो शुरुआत जो करा था उसमें सबसे पहले सिलेबस देखा था दिल्ली बाइट से और फिर उसके बाद मैंने पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी दिल्ली बाइट से देखा था कि प्लेलिस्ट में एक था कि पूरा सॉल्यूशन एक मैम ने सॉल्व किया था, बहुत ही अच्छे से। So first of all, Ankita, many congratulations for your selection on BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपने CUET के COQP06 के पेपर को क्वालिफाई करके और आई वुड से पास करके आपने BHU के फर्स्ट कट ऑफ में ही अपना नाम हासिल करा है, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मैं इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन रखती हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन में आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन आपका जूलॉजी में रहा, मास्टर्स आपकी बायोटेक्नोलॉजी में रही, ट्वेल्थ में भी आपका साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा, तो इन सारे सब्जेक्ट का ना आपके CUET के प्रिपरेशन में कितना फर्क पड़ा? ठीक है, जब आप CUET के लिए, बीएड के लिए पर्टिकुलरली आप प्रिपेयर कर रहे थे और आई वुड से COQP06 के पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रह रही थी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में? अंकिता। थैंक यू सो मच मैम फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड विशेस। मैम जैसे अगर मैंने 11th-12th में भी करा था बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बीएससी में भी करा था जूलॉजी से और फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे चीज़ों को मतलब कवर अप करने में ना टाइम बहुत ही कम लग रहा था, रिवीजन मेरा फास्ट हो रहा हाँ, था, हाँ। तो इससे ये मेरा फ़ायदा रहा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे ट्वेल्थ में जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा, फिर ग्रेजुएशन में जो भी आपके साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स रहे, अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक्स को क्लियर नहीं करा है तो कितना फर्क पड़ेगा उसके COET के या 06 के में पर्टिकुलरली पेपर के प्रिपरेशन पे, वो कितना फर्क पड़ेगा? अब जैसे जिन्होंने पहले से नहीं कर रखा है तो उनको क्या करना होगा कि शुरू से एनसीईआरटी के जो हम्म। कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना होगा 11th क्लास और 12th क्लास हम्म। की, जो कि सिलेबस है 11th क्लास 12th क्लास का जो सिलेबस है वही बेसिकली इसका सिलेबस ठीक है। है। लेकिन इस बार के क्वेश्चन जो पेपर थे उसमें थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का बीएससी में भी पूछे हाँ। थे, तो इसलिए कोई अगर एकदम शुरुआत स्क्रैच से कर रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को हम्म। पढ़े और फिर उस पे बेस्ड क्या करे, एमसीक्यू करे या फिर पीवाईक्यू करे ठीक है। और मतलब कंसिस्टेंसी की अगर वो मेंटेन रखते हैं तो वो भी बहुत ही इजीली अच्छा स्कोर कर सकते ठीक हैं। है, चलिए आपने यहाँ पे PYQs की बात की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं, जब भी हम मॉक्स लगाते हैं आई वुड से, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या होता है ना अंकिता कि हमारे ना बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कभी हमारी कुछ तबीयत खराब हो जाती है, कभी हम जस्ट मेंटली डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो हमें लगता है कि यार आज PYQ स्किप करते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन कितना इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को कंसिस्टेंट रखें, खुद को मोटिवेटेड रखें। और इसके साथ ही एक एडिशनल मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि PYQ या फिर PYQ के साथ मॉक्स कितनी इम्पोर्टेंस रखती है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो CUET जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, CUET BED जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए? मैम जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो कैसे मतलब इसको ओवरकम करें, तो सबसे हम्म। पहली बात है कि रिग्रेट गिल्ट तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे जब आप आ रहे हैं उसी वक्त से तैयारी शुरू करिए, एकदम छोटा मतलब इजी सा टॉपिक को उठाइए एंड फिर हम्म। 1 घंटे पढ़िए, फिर जैसे जैसे आपका मोमेंटम बनते जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि उसको और पढ़ाई को कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाएंगे, मतलब पढ़ाई में ऐसा नहीं होगा कि आप रोज कंसिस्टेंसी से 4 आवर का 4 आवर ही पढ़ेंगे, हो सकता है कि कभी ब्रेक डाउन होगा, तो जैसे ब्रेक डाउन के बाद जब कम बैक करते हैं तो धीरे धीरे करते करते उसको मतलब कवर अप आप करते जाइए। और रही बात पीवाईक्यू का, तो पीवाईक्यू से हमको पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से मेरे को यस। तैयारी करनी है। तो हम्म। अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होंगे, गलती आप हम्म। जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उसको एनालिसिस करेंगे, तो क्या होगा कि गलती कम होगा। सिटिंग आप उतने आवर्स अगर सिटिंग मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट से अगर आप पेपर को देते हैं
तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में पेपर जो होगा आपका जल्दी टाइम पर होगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पहले से ही आपको अगर पहले से ही रिवाइज़ रहेंगे, तो जल्दी-जल्दी सारे बनते जाएँगे। ठीक है। यहाँ पे जो आपने बात करी वो करी सिटिंग आवर्स की, फिर आपने बात करी कि हमारा जो पेपर में है वो पेपर में सेम कंसंट्रेशन लेवल बना रहेगा। आप मुझे एक बात बताओ अंकिता कि प्रिपरेशन में क्या हमारे लिए जो पढ़ाई की आवर्स है वो मैटर करती है कि हम 7 घंटे या 8 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे तभी हमारा सीयूईटी बीएड क्वालिफाई होगा डीयू या बीएचयू में, या फिर नहीं ठीक है 3-4 घंटे भी। और इसके साथ ना आप थोड़ा सा एक और बात भी समझो कि हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो कॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। जैसे आपने पीजी यूजी और पीजी अपना कंप्लीट करा है, वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी अंडर ग्रेड्स में होंगे, उनका लास्ट ईयर चल रहा होगा, वो उसके साथ प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो अपने मास्टर्स के सेकेंड ईयर में होंगे। तो कितनी सिटिंग आवर्स हमारे लिए मैटर करती है पढ़ाई में, और कॉलेज अगर हम जा रहे हैं तो कॉलेज के साथ हमें अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना चाहिए। ओवर टू यू अंकिता। जो बच्चे कॉलेज गोइंग है ना, उनके लिए ऐसा है कि जैसे उनको टाइम मिले ऐसा कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि मैं पर डे 2 आवर्स पढ़ूँगा, ठीक है? और वो 2 आवर्स मेंटेन रखिए, फिर आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड उसके बाद से है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्वांटिटी बहुत ही कम मैटर करता है। मतलब जितना आवर्स आप लगा रहे हैं, पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रखिएगा, तो फिर और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखते हुए। फिर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही ईज़िली आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। हम ना थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर की भी डिजाइनिंग पे बात करेंगे और थोड़ा कंटेंट पे हम बात करते हैं। जैसे कि COQP06 का जो पेपर डिजाइन किया जाता है, तो उसमें यूजुअली कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि 75 क्वेश्चंस ही हमें मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो पेपर है वो 300 मार्क्स का हो रहा है। और उसमें कुछ बॉटनी के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ जूलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे, और ये भी हमें सुनने को आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और आई वुड से हम टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं बीएड के दौरान, तो बीएड से पहले हमसे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज हमें बताओ कि एक एक सब्जेक्ट के लिए आपने कैसे कैसे कंटेंट से प्रिपेयर करा था, और टीचिंग एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंस रखता है COQP06 के पेपर में। और जैसे मैम ये 75 क्वेश्चन रहते हैं, 300 मार्क्स का रहता है। तो जैसे बायोलॉजी में ना 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी पूछी जाती है। जैसे 12th क्लास में जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स हुआ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी हुआ। केमिस्ट्री में 11th-12th के फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछे जाएंगे। और फिजिक्स में 11th क्लास की मैकेनिक्स हुआ, वर्क एनर्जी पावर, एसएचएम, वेव और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स मॉडल। और जैसे कि 2023 में जो पेपर था वो थोड़ा बैलेंस था। 2024 में जो पेपर था वो जो ज़्यादातर मैंने देखा ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो 11th क्लास से ओरिएंटेड थे ज़्यादातर, और 2025 में 12th क्लास से ओरिएंटेड थे। जबकि इस बार का जो पेपर था ना, वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का भी था। और रही बात आपने पूछा कि जैसे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और यस। कंप्यूटर से जैसे 2024 से भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग थ्योरी हुआ, स्किनर के, थॉर्नडाइक के, तो इस तरह के क्वेश्चन। मतलब बेसिकली अगर हम टीचर बनने जा रहे हैं तो मतलब हमारे अंदर अभी से ही वो टीचर की जो क्वालिटीज होती है वो इनकलकेट करने के लिए बेसिकली उनका मतलब मोटो रहता है। ठीक है। तो आपने इन सारे के कंटेंट्स कहाँ से प्रिपेयर करे थे? मतलब फिजिक्स के लिए कंटेंट, बायोलॉजी के लिए कंटेंट, फिर क्योंकि मतलब ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन मतलब आपने जो कहते हैं ना कि पेपर के लिए प्रिपेयर करना जो कंटेंट है वो आपने कैसे कैसे प्रिपेयर करा, सेम फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड वो आपने कैसे प्रिपेयर करा? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हम टीचर नहीं बन रहे हैं तो शायद हम टीचिंग एप्टीट्यूड कभी पढ़ेंगे भी नहीं। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे लिए पढ़ना ही तब शुरू होता है जब हम सीयूईटी का पेपर देते हैं या फिर बीएड के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो अंकिता, ओवर टू यू। और मैम जैसे मैंने शुरुआत जो करा था उसमें सबसे पहले सिलेबस देखा था दिल्ली बाइट से। और फिर उसके बाद मैंने वाईक्यू का सोल्यूशन भी दिल्ली बाइट से देखा था कि प्लेलिस्ट में एक था कि पूरा सोल्यूशन एक मैम ने सॉल्व किया था, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करा था। एंड फिर उसके अलावा मैंने बहुत सारे डिफरेंट चैनल फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए रेफर करे थे यूट्यूब पे।
एंड उसके अलावा जैसे आपने बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने क्या किया था कि जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को लेकर मैंने क्या किया था, चैट जीपीटी पे डालकर और उस पे थ्योरी उसका देखकर और उस पे रिलेटेड प्रॉम्प्ट देकर चैट जीपीटी को कि इस पे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए 25 to 30, और कौन से पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से तैयारी करा था। ठीक है अंकिता, यहाँ पे आपने डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल के बारे में बात करा। आप थोड़ा सा हमें बताओ कि डेली बाइट्स ने किस हद तक आपकी मदद करी, डेली बाइट्स का कंटेंट कैसा रहा। आप थोड़ा सा डेली बाइट्स के बारे में बताओ। मैम मैं सबसे पहले जब मैं बीएड की तैयारी करने के लिए सोचा मैंने, तो मैंने सबसे पहला जो वीडियो देखा आपका और श्वेता का पिछली साल का, तो उससे मेरे को डायरेक्शन मिला कि कैसे करना है। उसके बाद मैंने फिर उसी में उन्होंने बताया था कि मेरे को लग रहा था क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो फिर मैंने दिल्ली वाइट के ऐप पे क्वेश्चंस लिया था और वही प्लेलिस्ट जो फ्री में अवेलेबल है वहाँ से मैंने क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखे थे। एंड उसके बाद से सबसे ज़्यादा जैसे सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ कि जैसे थोड़ा-सा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट के लिए ना मैं हेजिटेंट फ़ील कर रही थी। बहुत में क्या हुआ कि वीडियो मेरे को दिखा रहे थे कि 167 मार्क्स है जो लिस्ट है, और तो मेरे जो मार्क्स थे 137। मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि इसके पिछले बार में जो जिन बच्चों के हुए थे वो 200 के ये में थे। तो इसके लिए मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके थ्रू मतलब मेरे को अंदर से स्ट्रेंथ आई एंड मैं अपना रिजल्ट देखी। तो बहुत ज़्यादा इससे मेरे को दिल्ली बाइट की इससे मेरे को कॉन्फिडेंस एंड गाइडेंस मिली कि कैसे आगे अप्रोच करना है। Okay. Thank you so much, Ankita. This will be all for our side, and I would say again, many many congratulations, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप कॉलेज जाने के लिए प्रिपेयर करो, बनारस जाने के लिए आप प्रिपेयर करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अंकिता। Thank you so much, ma'am, for the wonderful opportunity.